सब समाज क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, देश के टुकड़े होने लगेंगे। काफी बवाल हुआ 1950 और 60 के बीच में। मतलब उन्होंने ये जाना कि आखिर में जनता चाहती क्या है। जब मारपीट दंगा इनके यहाँ हुआ तब इनको समझ में आया कि हमारे यहाँ की जनता क्या चाहती है और किस तरह हमें काम करना चाहिए। अगर आपकी सरकार आपके अनुसार काम ना करे, आप क्या कहेंगे? धिक्कार है ऐसी सरकार से, बेकार है। हाँ दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। तो हम सभी जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी कम समय बचे हुए हैं, लगभग 1 से 1.5 महीने। और उस 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको कितनी चीज़ें पढ़नी है, क्या तैयारी करनी है, उस हिसाब से एक शेड्यूल बना के आपको चलना है। और इसीलिए सबके लिए लेकर आए हैं 1 शॉर्ट रिवीजन। एक सेशन में आपका पूरा एक जो टॉपिक है, एक लेसन है, वो पूरा एंड करेंगे बहुत ही कम समय में, बेहतर तरीके से। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चलिए तो हम बात करते हैं आगे हमें पढ़ना क्या है। तो हम सबको पढ़ना है आज सत्ता की साझेदारी। आखिर में सत्ता की साझेदारी क्या है, सबसे पहले इस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर में साझेदारी क्या होती है। तो साझेदारी होती है माय डियर स्टूडेंट, किसी चीज का बंटवारा ही साझेदारी कहलाता है। जैसे आपके घर में अगर कोई सामान आता है, अगर 4 लोग हैं तो उसके 4 पार्ट होते हैं, सबको बराबर बराबर दिया जाता है, मतलब कि सभी का बराबर हिस्सा होता है, ये साझेदारी है। ठीक है। या फिर मान लीजिए 4 भाई हैं और जो जमीन है उस पर चारों लोग मिलकर खेती करते हैं, ये साझेदारी है। या आपके विद्यालय में मान लीजिए 15 लड़के हैं, ठीक है, और मान लीजिए 25 लड़कियां हैं। तो अगर दोनों लोगों से एक एक लोग को मॉनिटर बनाया जाता है तो ये समझ लीजिए क्या हो गया, साझेदारी हो गई। और अगर दोनों लोगों से मॉनिटर नहीं बनाए गए तो ये साझेदारी नहीं हुई। तो किसी भी चीज़ की साझेदारी, जैसे आपके भारत देश के अंदर क्या है, सत्ता की साझेदारी है। मतलब प्रत्येक राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और उन सभी को देखने वाला पूरे भारत का एक क्या है, राष्ट्रपति है, और फिर पीएम है, प्रधानमंत्री है। सभी लोग मिलकर देश को चला रहे हैं। तो इस आप समझ गए होंगे कि आखिर में सत्ता की साझेदारी क्या होती है, पार्टनरशिप ऑफ पावर क्या होता है। इसके विषय में हम लोग आगे बात करते हैं। और जो आगे हमें बात करना है, सबसे पहले किसके विषय में बात करना है, श्रीलंका के विषय में। अब हम लोग श्रीलंका क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी बात आती है। हमें तो पढ़ना चाहिए अपने भारत के बारे में, लेकिन हम श्रीलंका, बेल्जियम, इनके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? कुछ तो रीजन रहा होगा। तो रीजन ये था प्यारे बच्चों कि श्रीलंका में था एकात्मक शासन और बेल्जियम में कैसा था, संघात्मक शासन। तो आपको दोनों चीजें पढ़ाई जा रही हैं कि आखिर में एकात्मक शासन क्या होता है और संघात्मक शासन क्या होता है। जब आप दोनों में अंतर जान जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, एकात्मक है कि संघात्मक। अगर संघात्मक है तो क्यों है, या ऐसा भारत ने कदम क्यों उठाया, वो सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। और ये भी आपको सीखने को मिलेगा कि अगर एकात्मक कहीं शासन व्यवस्था रहती है तो वहाँ की जनता के साथ क्या दुर्व्यवहार होता है और क्या अच्छाइयाँ होती हैं, या फिर संघात्मक शासन व्यवस्था में उनके साथ क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ होती, ये सब कुछ आपको जानने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। सबसे पहले बात करेंगे किसके विषय में, श्रीलंका के विषय में। तो श्रीलंका, जिसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, पहले इसकी राजधानी कोलंबो थी, आप सबको पता है। ठीक है, यहाँ पर जो सिंहली हैं वो कितने हैं, 74% हैं। और तमिल में श्रीलंकाई तमिल हैं जो कि 13% हैं। टोटली 18% हैं तमिल। ठीक है, जिसमें भारतीय तमिल कितने हैं, तो भारतीय तमिल हैं 5%। बहुसंख्यक की अगर बात करें तो कौन है, सिंहली हैं, सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की है। ईसाई यहाँ पर केवल 7% हैं, इनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, अल्पसंख्यक। बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो इसलिए हम लिख दे रहे हैं अल्पसंख्यक।
अल्पसंख्यक, ठीक, और अन्य 1% है। इस अन्य में कुछ हिंदू, मुसलमान, ये सब जो है आते हैं। अभी हम आपको आगे मैप भी दिखाएंगे, उसमें अच्छे से आप समझ जाएंगे। बहुसंख्यक कौन है? तो बहुसंख्यक सिंहली हैं, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, आपके जुबान पर होना चाहिए। अब यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, एकात्मक होनी चाहिए कि संघात्मक होनी चाहिए, आप खुद विचार करें। लेकिन हम आपको आगे बताएंगे इसके बारे में कि यहाँ की शासन व्यवस्था आखिर में कैसी थी। तो यहाँ थी एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था कैसे हो गई, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं। ये जो पूरा आपको पीला वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये कौन है? ये सिंहली हैं। कौन है? सिंहली। इनकी संख्या कितनी? 74%, हमने बताई दिया आपको। ये 5%, ये जो भारतीय तमिल हैं, ये हैं आपके 5% वाले, ठीक है। ये कौन है? तो ये भारतीय तमिल है, भारतीय तमिल, ठीक है। उसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है नारंगी कलर का केसरिया, ये केसरिया वाले कौन है? तो ये श्रीलंकाई तमिल है। कौन है भैया? श्रीलंकाई तमिल, श्रीलंकाई तमिल हैं ये, ठीक है। बाकी आपको जो है छोटा छोटा जो ये गोला दिख रहा है, ये सब 1% वाले हिस्से हैं, मतलब कि यूं कहें तो ये कौन है? तो ये हिंदू और मुसलमान, ठीक है। ये बातें समझ गए। 7% संख्या किसकी है? 7% ईसाई है, जिनको अल्पसंख्यक कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग कि श्रीलंका एक देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी छोर पर स्थित है। श्रीलंका की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है? लगभग 2 करोड़ है। और ये जो जनसंख्या है वो हरियाणा की जनसंख्या के बराबर है। किसके? हरियाणा, जो हमारा एक राज्य है हरियाणा, उसकी जनसंख्या के यहाँ की जनसंख्या क्या है? बराबर है, ठीक है। अब बात ये आती है प्यारे मित्रों, जनसंख्या के बराबर है, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो सिंहली है 74%, इनकी भाषा कौन सी है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंहली कौन सी भाषा बोलते थे, तो बच्चे जो है कन्फ्यूजन में रहते हैं और वो गलत ऑप्शन चूज करके आ जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे कि जो सिंहली है वो बौद्ध भाषी होते हैं। ईसाई धर्म के जो थे वो सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते थे। इसी तरह हिंदू और मुसलमान सिर्फ और सिर्फ तमिल भाषा बोलते। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और इसके आगे अगर हम बात करें कि जो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, आखिर में बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस बात को हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था अभी पीछे कि एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है और उस स्कूल में 25 लड़के हैं, ठीक है, 25 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं, 15 लड़कियां हैं। अब अगर मॉनिटर बनाने की बात आए, सिर्फ लड़कों से किसी को मॉनिटर बना दिया जाए तो क्या होगा? जब भी प्रिंसिपल के सामने या टीचर के सामने बात रखने की बारी आएगी तो ये पक्ष किसका लेगा? अपने साथियों का लेगा, लड़कों का लेगा, ना कि इन लड़कियों का लेगा। या लड़के लड़कियों में कोई झगड़ा हो गया तो जो मॉनिटर है वो हमेशा तारीफ किसकी करेगा, बड़ाई किसकी करेगा? इन 15-25 लड़कों का, इन्हीं वाली करेगा, इनकी वाली बिल्कुल नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या होगा? बहुसंख्यकवाद उत्पन्न हो जाएगा। वाद मतलब होता है प्यारे बच्चों व्यवहार। क्या होता है? व्यवहार। ये बात भी आपको याद रखनी है। जब किसी की संख्या अधिक हो जाए या किसी के साथ आप व्यवहार करने लगें तो उसे ही वाद कहते हैं। तो ये चीज तो गलत हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके पिताजी 6 भाई हों, ठीक है, और उसके बाद अगर लेडीज की संख्या कम रहे, या मान लीजिए कि आप 4 भाई और 1 बहन, हमेशा आपके पापा आपके लोगों की सुने, आपके भाइयों की सुने, आपकी सुने, तो कहीं ना कहीं आपकी सिस्टर के साथ ये चीज गलत हो रही है।
उसकी बात को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। ये बहुसंख्यकवाद के हिसाब से क्या है, उसके खिलाफ है। बात समझ में आ गई। अब इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो श्रीलंका 1948 में ब्रिटेन से क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, मतलब आजाद हुआ, जहां पर सिंहली की संख्या 74% सर्वाधिक थी। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या होने के कारण वहां की शासन व्यवस्था पर अपना अधिकार बना लिया। मतलब जब वहां जो है वो आज़ाद हुआ 1948 में श्रीलंका, तो वहां जो सिंहली थे उनकी संख्या अधिक थी और इसीलिए उनके नेता भी अधिक हो गए। तो उनके नेता अधिक होने के कारण उन्होंने क्या किया, अपना वर्चस्व बना लिया, और वर्चस्व बनाया तो इसी के आधार पर उन्होंने 1956 में एक ऐसा नियम पास कर दिया, एक ऐसा अधिनियम पास कर दिया कि सारी की सारी वरीयता किसको मिल गई, सिंहली को मिल गई। अब ऐसे में उन्होंने क्या किया, सिंहली को ही राजभाषा बना दिया। बाकी लोगों की उन्हें कोई चिंता नहीं थी, बाकी लोगों के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचते थे, वो बस अपने ही सब कुछ अपने बारे में ही सोचते थे। जो वहाँ के विद्यालय थे और वहाँ का जो सरकारी नौकरी थी, वहाँ पर सिंहली भाषा को ही प्राथमिकता देते थे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में। वहाँ की सरकार ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। अब सोच लो कि सिंहली किस धर्म से आते थे, बौद्ध धर्म से। तो इसीलिए वहाँ की जो सरकार थी प्यारे बच्चों, वो क्या करती थी, वो बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करती थी कि उसके साथ कभी गलत ना हो, जो बौद्ध धर्म के खिलाफ हो या उस धर्म में ना हो, बौद्ध धर्म के बारे में गलत ना समझें। बात वो नहीं है, बात ये है कि उन्हें बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं था, ना हिंदुओं से, ना मुसलमानों से, ना ईसाइयों से, ना तमिल से। इसीलिए जिससे वहां की तमिल नाराज हो गई और उनमें आक्रोश बढ़ता गया। अब भाई नाराज हो ही जाएगा। अब सोच लो, आपके घर में अगर 4 भाइयों की बात हमेशा सुनी जाए, आपके बहन की बात ना सुनी जाए, तो एक समय ऐसा आएगा कि नाराज हो जाएगी। या आपके स्कूल में ही अगर लड़कों की संख्या कम है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, और हमेशा लड़कियों की बात सुनी जाए, समझी जाए, या प्रिंसिपल हमेशा उन्हीं की तारीफदारी करे, उन्हीं की बात को सुने, तो क्या होगा, लड़कों में आक्रोश आ जाएगा, है ना। और आक्रोश आएगा तो एक ना एक समय ऐसा आएगा कि जब वो गुस्सा फूटेगा और बड़ा बवाल होगा स्कूल में। तो इसीलिए तो उनमें आक्रोश बढ़ गया, जिसके कारण तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। अब ऐसे में भाई संबंध बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, भाई बहन में संबंध बिगड़ जाएगा, स्कूल में प्रिंसिपल से बच्चों से संबंध बिगड़ जाएगा, टीचर से बच्चों से संबंध बिगड़ जाएगा, लड़के लड़कियों में संबंध बिगड़ जाएगा, है ना। बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे। तो इसी के कारण क्या हुआ प्यारे दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो है उन्होंने क्या किया कि अपने अधिकार को पाने के लिए, किसने, तमिल ने, अपने अधिकार को पाने के लिए तमिलों ने राजनीतिक दलों का गठन किया। उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई कि हमारी बात को रखने वाला कोई रहे फ्रंट पर, और तमिल को राजभाषा बनाने की मांग की गई। क्योंकि ऐसा होता था कि कोई भी सरकारी संस्था हो या कुछ भी हो, सभी जगहों पर सिंहली भाषा को ही प्राथमिकता दी जाती थी, उसी में पेपर होते थे, उसी पैटर्न पर पढ़ाया जाता था। अब भाई हमें सिंहली भाषा नहीं आती है तो मैं पढ़ूँ ना, मैं एग्ज़ाम ना दूँ, मैं कहीं सरकारी संस्था में जाऊँ, वहाँ की भाषा ना समझ पाऊँ, उनका न्याय ना समझ पाऊँ, तो ये क्या है, मेरे साथ अन्याय है ना। आप मान लीजिए कर्नाटक में रहते हैं, आप जो है कर्नाटक में हैं, वहाँ की भाषा छोड़कर अगर आपको ज़बरदस्ती कह दिया जाए कि भैया आपको हिंदी में पेपर देना है या इंग्लिश में पेपर देना है, तो ये क्या है, आपके साथ अन्याय है ना। अगर मान लो मुझे इंग्लिश नहीं आती हो या उर्दू नहीं आती हो, ज़बरदस्ती मुझे कहा जाए कि भैया आपको उर्दू में ही पेपर देना है, तो मेरे साथ गलत है ना, ना इंसाफ़ी है ना। तो बस यही चीज़ उनके साथ थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, जो
हमारी भाषा है उसको भी राजभाषा आपको बनाना पड़ेगा। शिक्षा और रोजगार के समान अवसर पाने की मांग को लेकर संघर्ष किया। उन लोगों ने कहा कि हमें शिक्षा में, रोजगार में, सब में बराबर का अधिकार चाहिए, नहीं तो हम बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देंगे। और बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था, काफ़ी मार दंगे बहुत कुछ हो गया था, ठीक है। परंतु वहाँ की जो सरकार थी उनकी एक ना सुनी, उनकी एक बात भी सुनी नहीं। सोचो कितनी बड़ी मतलब बहुसंख्यकवाद उनके अंदर था। सन 1980 के दशक में उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम एक पार्टी मतलब उन्होंने क्या की, बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। मतलब जो तमिल थे उन्होंने एक पार्टी, एक अपनी अलग जो है सरकार बनाई, एक पार्टी बनाई और उसी को लेकर वो आगे बढ़े। अब आगे जब बढ़े तो क्या हुआ देखते हैं, ठीक है। जब वो अपनी बात को रखे तो उन्हें अधिकार मिला। जब काफ़ी ज़्यादा मारपीट हुए, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, तब जाकर तमिल को राजभाषा बनाया गया और बहुत सारे चेंजमेंट किए गए और उनकी बात को रखा गया। लेकिन बात ये होती है प्यारे बच्चों कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े बवाल होने के बाद में उनको वो अधिकार मिले। अगर यही काम उन्होंने पहले किया होता, पहले ही तमिल को राजभाषा बनाई होती, उनको भी अधिकार दिया होता, तो ये बवाल ही ना होता, ये मार पीट दंगे ये सब कुछ ना हुआ होता। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ क्या हुआ, गलत हुआ। तब जाकर मतलब लड़ाई मारपीट दंगे जब हुए तो उनको अधिकार मिले। एक ऐसी ही कहानी, एक इससे मतलब हटकर कहानी जो थी, जो हमें पढ़ना है बेल्जियम के बारे में कि आखिर में बेल्जियम की क्या कहानी थी। श्रीलंका में तो कैसा शासन था, एकात्मक शासन था, वहाँ के लोग कैसे परेशान हुए, कैसे लड़ाई झगड़े हुए, दंगे हुए, आपने देखा। अब बेल्जियम के लोग कैसे थे, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ की सरकार कैसे बनी, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने देखा कि भैया श्रीलंका में दंगा चल रहा है, अगर हम भी श्रीलंका के तरीके से काम करेंगे तो हमारे यहाँ के जनता के अंदर क्या आ जाएगा, आक्रोश आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, और ऐसे में हमारे यहाँ भी सब समाज क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, देश के टुकड़े होने लगेंगे। तो आइए समझते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स है, और यहाँ पर जो डच हैं फ्लेमिश क्षेत्र में रहने वाले, ये कितने हैं, 59%। यहाँ पर बता देते हैं आपको, ये आपका क्या है, ये आपका डच है, ठीक है। फ्लेमिश क्षेत्र जिसको कहते हैं, डच जो होते हैं मतलब डच भाषा जो बोलते हैं वो फ्लेमिश क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। ये जो है ये वेलोनिया है, और वेलोनिया ये मतलब फ्रेंच भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ये 59% है, और ये कितने हैं, ये हैं 40%, मतलब 40% है। 1% जो आपका बचता है वो कौन है, तो वो जर्मन है। कौन है भैया, जर्मन। ये वाला जो क्षेत्र है इधर कटा हुआ है, ठीक है, ये किसका है, तो ये जर्मन का है, जो कि 1%। बात समझ में आ रही है। अब बात ये आती है कि आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो डच है वो क्या है, वो बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक। और ये जो आपके जर्मन हैं, जर्मन भाषा जो बोलते हैं, ये क्या हैं, ये अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक है। कहीं ना कहीं इनकी संख्या भी क्या है, इनकी संख्या कम है, किससे, डच वालों से। फ्रेंच की संख्या कम है, लेकिन संख्या कम है फिर भी ये अधिक समृद्धशाली थे, अधिक जानकार, अधिक मतलब क्या थे, समृद्धशाली थे। और ये जो थे इनकी संख्या खाली ज़्यादा थी, लेकिन ये उतने पढ़े लिखे नहीं थे, इनके अंदर उतनी शक्ति नहीं थी, ठीक है। और ये जो आपका है ये क्या है, ब्रुसेल्स है, उसकी राजधानी है। यहाँ पर क्या बात थी, तो यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर डच ज़्यादा हैं, ठीक है, फ्रेंच की संख्या कम है, लेकिन यहाँ फ्रेंच ज़्यादा थे। फ्रेंच कितने थे यहाँ, 80% थे, और जो है और डच कितने थे, डच यहाँ पर थे केवल 20%। अब सोचो दोनों में, यहाँ अगर ये पूरे देश को लेकर चलते डच वाले,
तो अपना एक अलग सरकार इस पूरे देश पर कायम कर सकते थे, क्योंकि उनकी संख्या क्या थी, 21% ज़्यादा थी फ्रेंच वालों से। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने श्रीलंका से बिल्कुल अलग सोचा। क्या अलग सोचा वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि उन्होंने आगे अलग क्या सोचा। तो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी पूरी कहानी हम लोग जान लेते हैं कि जो बेल्जियम देश है वो कहाँ, यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल हरियाणा राज्य से भी छोटा है। अब सोच लो, इसका जो क्षेत्रफल है हरियाणा राज्य से भी छोटा है और जनसंख्या वहाँ की आधी है। मतलब वहाँ की जो जनसंख्या है हरियाणा की वो लगभग 2 करोड़ है। तो बेल्जियम की जनसंख्या कितनी, 1 करोड़। ठीक है, इसकी जो सीमा है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। नीचे आपका क्या है, नीचे आपका फ्रांस है, इधर क्या है, इधर फ्रांस देश है, और इधर आपका जर्मनी हमने बता ही दिया, और ऊपर आपका नीदरलैंड, और इधर ही नीचे ही लग्जमबर्ग है। ठीक है, अब बात आगे समझते हैं। इसकी जनसंख्या हरियाणा की जनसंख्या की आधी है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी बेल्जियम की तुलना में अधिक समृद्ध और शक्तिशाली थे, ये मैंने आपको बता ही दिया। डच के बहुसंख्यक होने के कारण तथा फ्रेंच के अधिक समृद्ध होने के कारण 1950 और 60 के बीच दोनों में तनाव बढ़ने लगा। मतलब कि इतना आसानी से इन्होंने सत्ता का जो बंटवारा है वो श्रीलंका से हटकर नहीं किया। काफी बवाल हुआ 1950 और 60 के बीच में, काफी ज्यादा मारपीट दंगे हुए। उससे निपटने के लिए इन्होंने श्रीलंका से बिल्कुल अलग सोचा और उनसे हटकर काम किया। आगे देखिए, जिसका प्रभाव बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में दिखा। मतलब इसका प्रभाव पूरे देश में तो दिखा ही दिखा, लेकिन इसकी जो राजधानी है ब्रुसेल्स, वहां भी इसका प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि जब ये सारी चीज हो गए तो उन्होंने क्या सोचा। क्या उन्होंने ये सोचा होगा कि जैसे श्रीलंका ने किया हम भी उसी तरह कर लेते हैं। जैसे उसने 1956 में एक अधिनियम पास कर दिया कि सब कुछ सिंहली ही हैं और कुछ भी नहीं, बाकी लोग ना के बराबर हैं। तो वहां भी चाहते तो डच वाले बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या काम किया ये हम लोग बाखूबी जानेंगे कि बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका के नेताओं की तरह गलती नहीं की, क्योंकि उनके जैसे मूर्ख नहीं थे। उसने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने अपने देश की जनता की परेशानियों को समझा। जब मारपीट दंगा हुआ तब इन्होंने भी समझा बाद में, तथा उनकी संस्कृति और उनकी विविधता को पहचाना और उसी पर काम किया। मतलब उन्होंने ये जाना कि आखिर में जनता चाहती क्या है। जब मारपीट दंगा इनके यहाँ हुआ तब इनको समझ में आया कि हमारे यहाँ की जनता क्या चाहती है और किस तरह हमें काम करना चाहिए। बेल्जियम के नेताओं ने 1970 और 93 के बीच 4 बार संशोधन किया। मतलब इनको एक बार में तसल्ली नहीं मिली, एक बार किया तब भी देखा कि जनता भी खुश नहीं है यार। जैसे क्या होता है ना कि जब आप जो है बहुत ज़्यादा आपको खर्चे काम रहता है तो पिताजी से कहते हैं कि पापा हमको पैसा दीजिए, तो पिताजी आपको पहले 10 रुपया पकड़ाते हैं कि भैया ठीक है ले जाओ। फिर आप कहते हैं नहीं 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 हमें और चाहिए, फिर आपको 10 रुपया देते हैं, फिर 20 रुपया देते हैं। तो जब तक आप जो है 100-150 जितनी आपकी आवश्यकता होती है उतना आप नहीं पा जाते हैं, तब तक आप चिल्लाते रहते हैं जैसे छोटा बच्चा है ना, बस उसी तरीके से। तो जब तक मतलब वो देखे कि भैया अभी जनता भी खुशहाल नहीं हुई, एक बदलाव किया, 2 बदलाव किया, 3 बदलाव, 4 बार उन्होंने संशोधन किया, तब देखा हाँ भैया अब लगता है कि लड़के का पेट भर गया है। तो वह चाहती थी कि वहाँ की जो जनता है बेगानेपन का अनुभव ना कर सके, उसको ये ना लगे कि भैया इस देश में जन्म लेना ही बेकार है। मतलब जैसे हम लोग भारत देश में रहते हैं, अगर आपकी सरकार आपके अनुसार काम ना करे, आप क्या कहेंगे, धिक्कार है ऐसी सरकार से, बेकार है, हमारा इस देश में जन्म लेना ही बेकार है। या कभी कभी होता नहीं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, घर वाले आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो आप यही कहते हैं कि अच्छा हुआ होता मैं किसी दूसरे घर में जन्म लेता।
है ना, कहते हैं ना कि हमारे माता पिता हमें बहुत परेशान करते हैं, हमारी बात कभी सुनते नहीं। तो बस ऐसी ही कुछ बात, उन्होंने ये चीज़ सोचा कि भैया उनको ऐसा ना लगे कि इस देश में जन्म लेना बेकार है। तो वो 4 बदलाव क्या थे उसके बारे में हम लोग बढ़िया से जानेंगे, समझेंगे अच्छे से, ठीक है, कि वो 4 बदलाव क्या थे। तो सबसे पहले जो 4 बदलाव थे कि केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की जो संख्या थी वो उन्होंने समान रखी। मतलब कि जैसे एक होता है केंद्र सरकार, क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है, दूसरा राज्य होता है। तो इन्होंने क्या किया कि भैया डच तो थे कितने परसेंट, डच थे 59%, और उसके बाद में फ्रेंच कितने थे, फ्रेंच थे 40%। लेकिन फिर भी डच वालों ने उनको बराबरी का हिस्सा दिया कि भैया तुम भी मेरे हो, भले ही तुम्हारी संख्या कम है। जैसे घर में आपकी बहन की बात भी बराबर सुनी जाए, भले ही वो संख्या में 1 ही 2 हैं, भाई 4-5 हैं, तो क्या हुआ। तो बस वही बात है। दूसरी बात ये थी कि क्षेत्रीय सरकारों को शक्ति प्रदान किया। ये क्या बात है, क्षेत्रीय सरकार मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट कि जो छोटी मोटी जगह थे, जो छोटे छोटे मतलब राज्य थे, छोटे छोटे स्थान थे, जो क्षेत्र थे, उन सबको भी शक्ति प्रदान की गई कि वो लोग भी अपने अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो केंद्र करेगा वही काम होगा या जो राज्य करेगा वही काम होगा। जो क्षेत्रीय सरकार है वो भी अपने अनुसार काम कर सकती है। जैसे आपके यहाँ होता नहीं क्षेत्र पंचायत अधिकारी या क्षेत्र पंचायत सदस्य, पीडीसी जिसको कहते हैं, है ना, उनका भी एक प्रमुख होता है। कल के लाइव क्लास में, परसों के लाइव क्लास में हमने बताया भी था इस चीज को आपको बहुत बेहतर तरीके से। तो वही क्षेत्र है कि एक क्षेत्र, जैसे एक ब्लॉक पूरा एक क्षेत्र हो गया आपका, ठीक है। तो उन्होंने क्षेत्रीय सरकार को एक मतलब शक्ति प्रदान की कि वो भी अपने क्षेत्र में अच्छे से काम कर सकते हैं। तीसरा बदलाव उन्होंने किया, मतलब जब देखा कि भैया इससे भी जनता खुश नहीं है, इससे भी जनता खुश नहीं है, कहा अब क्या किया जाए यार। तो उन्होंने तीसरा बदलाव फिर से कर दिया। और तीसरा बदलाव क्या किया कि जो वहां की सामुदायिक सरकार थी उसको उन्होंने बना दिया। मतलब तीसरे स्तर पर एक उन्होंने क्या किया, सामुदायिक सरकार बनाया। अब सामुदायिक सरकार जैसे आपके यहाँ प्रधान का चुनाव होता है ना, या फिर जो है जो नगर पालिका का चुनाव होता है, तो ये सब एकदम छोटे लेवल पे चुनाव होता है। तो ऐसा ही उन्होंने भी किया, सामुदायिक सरकार बना दिया। अब सामुदायिक सरकार बनाया तो वहाँ का काम क्या था, तो वहाँ का काम ये था कि भाषा, संस्कृति और शिक्षा इन सब पर विचार विमर्श करने का जो अधिकार था प्यारे बच्चों, वो किसका था, सामुदायिक सरकार। यही फैसला लेती थी कि शिक्षा में क्या बदलाव होना चाहिए, संस्कृति कैसी होनी चाहिए, भाषा कौन सी होनी चाहिए, ये सब कुछ सामुदायिक सरकार तय करती थी। तो भैया जब इतने छोटे लेवल पे शिक्षा, संस्कृति, भाषा चुनने का अधिकार उसको होगा तो क्यों नहीं वहां की सरकार अच्छी चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन अभी भी देखा कि भैया अभी भी वहां की जनता खुश नहीं है। सब जनता तो खुश हो गई, लेकिन राजधानी की जो जनता थी वो अभी भी परेशान थी, माथा पच्ची था वहां पर। तो उन्होंने वहां के लिए, ब्रुसेल्स के लिए एक अलग सरकार बना दी। और अलग सरकार कैसे बनाई कि जब आपको पता है कि जो है हमने आपको बताया कि यहां पर 59% डच वाले हैं, यहां पर 40% फ्रेंच वाले हैं, फिर भी केंद्र में इस डच ने इस फ्रेंच को बराबर का अधिकार दिया, दिया कि नहीं दिया, दिया ना। अब बारी किसकी थी, अब बारी थी यहां पर फ्रेंच की संख्या कितनी थी, 80%। फ्रेंच की संख्या कितनी, 80%। और जो है तो ये कौन, ये फ्रेंच, इनकी संख्या कितनी, इनकी संख्या थी 80%, ठीक है। और इनकी संख्या, ये डच, इनकी संख्या कितनी, तो ये थी
जो है 20%। ठीक है, ये डच, इनकी संख्या 20% और इनकी संख्या 80%। अब बात ये आती है कि जब इन्होंने इनको केंद्र में बराबर का अधिकार दे दिया तो बारी थी ना फ्रेंच की कि ये भी डच को बराबर का अधिकार दे, तो इन्होंने भी डच को क्या किया, बराबर का अधिकार दे दिया। अब जब बराबर का अधिकार दे दिया तो वहां की सरकार कैसे नहीं अच्छी चलेगी, बहुत अच्छी सरकार चलेगी। ठीक है, आगे बात समझते हैं। आगे बात हम लोग समझते हैं कि ये सब कुछ तो तय हो गया, ये सब कुछ हो गया बढ़िया से, उन्होंने उनके जैसी गलती नहीं की, सरकार बिल्कुल अच्छी चलने लगी। तो आपने अभी तक मतलब ये समझा दोनों में कि भैया एक श्रीलंका, ठीक है, एक श्रीलंका जहां पर शासन कैसा, एकात्मक शासन, एकात्मक शासन, और दूसरी आपकी बेल्जियम, बेल्जियम जहां पर कैसा, संघात्मक शासन। अब दोनों में आपको अंतर समझ में आया होगा कि कौन सी सरकार अच्छी होती है, कौन सी सरकार अच्छी होती है। हमें थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताएं आप कि सरकार कौन सी अच्छी थी, श्रीलंका की या बेल्जियम की। भारत की जो सरकार है वो कैसी है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और दूसरी बात ये है प्यारे बच्चों कि आपको ये भी बताना है कि भारत की सरकार कैसी होनी चाहिए, एकात्मक होनी चाहिए कि संघात्मक होनी चाहिए। अगर हमारा भारत ये गलती करता कि एकात्मक शासन अगर उसने लागू कर दिया होता कि हमारे यहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक है, और जो है उसने अगर ये कहा होता कि भैया हिंदू लगभग 80% हैं तो उन्हीं के अनुसार यहाँ पर सरकार चलेगी, तो आज हमारे यहाँ कितने मारपीट हुए होते, सोच लो आप, है ना, सामुदायिक दंगे हुए होते, लोग हमेशा पता चलता कभी वो जेल में है, कभी वो जेल में, कभी उसको किसी ने काट दिया, कभी उसको पता चला किसी ने उड़ा दिया गोली से, यही सब कुछ होता है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं, और आगे हम बात करेंगे आखिर में सत्ता की साझेदारी आवश्यकता क्यों है, क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है सत्ता की साझेदारी, क्या जरूरत पड़ी है सत्ता की साझेदारी की। वैसे भी तो सरकार चल सकती है। तो उससे पहले आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूं, खलील की उलझन। आपने अपने बुक में पढ़ा होगा कि खलील की एक उलझन थी। खलील जो है बेरूत शहर में रहता था, जो लेबनान की राजधानी है बेरूत शहर, वहाँ पर रहता था। उसके जो पिताजी थे वो थे ईसाई, और माताजी जो थी वो मुसलमान थी, सुन्नी मुसलमान। ठीक है, फिलहाल वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ईसाई और मुसलमानों की संख्या लगभग बराबर थी, और हमेशा जो है गृह युद्ध चलता रहता था। अब ऐसे में जब गृह युद्ध चलता रहता था तो बहुत सारे लोग उसे में जो है मारपीट होता था, बहुत सारे लोग मारे जाते थे, और इसी युद्ध में उसका जो चाचा था वो भी मारा जा चुका था। अब जो खलील की उलझन इस चीज में थी कि वहां पर जब सरकार बनी ना, तो उस सरकार में क्या हुआ, उस सरकार में ये हुआ कि जो राष्ट्रपति थे भैया, कौन, राष्ट्रपति, वो बनाए गए किसके, कैथोलिक के, कैथोलिक के। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री जो बनाए गए वहां पर वो किसके बनाए गए, तो प्रधानमंत्री बनाए गए भैया सुन्नी मुसलमान, सुन्नी मुसलमान। अच्छा, ये कहानी आपको सुनना जरूरी है क्योंकि आपके सिलेबस में है, और इससे जब गहराई से सवाल पूछ लेगा ना, आपके दिमाग खराब हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए आपको ये चीजें याद होनी ही चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, कि कौन किस धर्म से था, इसलिए इसको छोड़िएगा नहीं, स्किप मत करिएगा। उप प्रधानमंत्री जो थे, कौन, उप प्रधानमंत्री, वो कौन से थे, वो थे भैया आपके ईसाई धर्म के, ईसाई धर्म के। उसके बाद जो वहां पर संसद का अध्यक्ष था, संसद का अध्यक्ष, वो कैसा था, अध्यक्ष जो था वो था शिया मुसलमान, शिया मुसलमान।
अब यहाँ पर जो ईसाई थे और मुस्लिम थे उनकी संख्या लगभग क्या थी? उनकी संख्या लगभग बराबर थी। ईसाई जो है मुसलमान और ईसाई की अब संख्या इनकी उस समय बराबर थी, और यहाँ धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मुसलमान हैं उनकी संख्या धीरे धीरे ईसाइयों से बढ़ती चली गई। इनकी संख्या लगातार इंक्रीज हो रही थी। और वहां पर कैसा था? वहां पर ऐसा था कि जिसकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी उनके उम्मीदवार की संख्या को भी वहां पर बढ़ाया जाएगा। और हर देश में लगभग ऐसे ही है कि हिंदू जितने परसेंट हैं उनकी सीटें भी उतने परसेंट ही अलॉट होती हैं। ठीक है, हर देश में लगभग जहां पर संघात्मक शासन है इसी प्रकार से बांटा जाता है। लेकिन खलील को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने क्या कहा? उसने कहा कि यह चीज तो गलत है, मुझे किसी धर्म से आस्था नहीं है, मेरी माँ मुसलमान है मुझे उससे भी नहीं मतलब है, मेरे पिताजी ईसाई हैं मुझे उससे भी मतलब नहीं है, मुझे बस इस चीज से मतलब है कि भैया कि कोई भी देश हो बस चुनाव करवाओ, उम्मीदवार खड़ा हो किसी भी धर्म जाति का हो, क्या मतलब है, जो अधिक वोट पाएगा वो जीत जाएगा। लेकिन ऐसे में गड़बड़ी कहाँ होती है ये आपको भी सोचना होगा। अब सोचो, जिस देश में मुस्लिम की संख्या ज्यादा है, मुस्लिम की संख्या कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म को ही तो आगे बढ़ाएगी, उसी के उम्मीदवार को जिताएगी ना। तो वहां पर क्या आ जाएगा? फिर से बहुसंख्यकवाद आ जाएगा। इसीलिए किसी भी देश में ये चीजें नहीं होती हैं कि जो रहे बस वही जीत जाए, ऐसा नहीं। इसीलिए सीटों का बंटवारा वहां की धर्म जात के आधार पर होता है। आप अपने भी देश में देख रहे हैं कि ऐसा ही है। ठीक है, तो ये खलील की जो उलझन थी उसका जवाब मैंने दे दिया है, आपके बुक में है। आप अपने तरफ से क्या जवाब देते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं भी सुनना चाहता हूं। ठीक है, तो इसीलिए सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पड़ी कि भैया सभी की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं? थोड़ा इस चीज को समझते हैं कि कहते हैं कि सत्ता की साझेदारी, तो इसको अगर आपको जानना है तो सबसे पहले होनी चाहिए आपके पास ईमानदारी और जानकारी और भागीदारी। भागीदारी जब इन सब कुछ ये सारी चीजें मिलती हैं तब वहां बन जाती है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, ठीक है, क्या बन जाती है? सत्ता की साझेदारी। बात समझ में आ गई? ईमानदारी, जानकारी, भागीदारी, हिस्सेदारी, तब उसे ही कहते हैं सत्ता की साझेदारी। तो चलिए आगे बात करते हैं और आगे हम जानते हैं कि वास्तव में सत्ता की साझेदारी क्या होती है। तो सत्ता की साझेदारी आवश्यक है क्योंकि यह समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा यह बहुसंख्यक के आतंक से बचने में मदद करती है, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा होती है। मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपके गांव में 4 मुस्लिम घर है, ठीक है, और 10 हिंदुओं का घर है। 4 मुस्लिम हैं और 10 हिंदू हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं मुस्लिम के ऊपर ये क्या करेंगे? बहुसंख्यकवाद अपनाएंगे ना। लेकिन अगर सत्ता की साझेदारी है, सबको बराबर का अधिकार है, तो फिर ये नौबत ही नहीं आएगी। तो इसीलिए सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, जो लोगों की भागीदारी और उनकी आवाज को महत्व देती है। मतलब ये लोकतंत्र की आत्मा है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि भैया लोकतंत्र की आत्मा किसे कहते हैं, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए सत्ता की साझेदारी। यह लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करती है। मतलब अगर कोई लोकतांत्रिक देश है, जैसे हमारा भारत देश, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, तो यहाँ सब क्या होता है? यहाँ सब लोगों की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करता है।
और भी कुछ बातें आपको बता दूं कि भैया जैसे आपके घर में है ना, क्या सत्ता की साझेदारी है? क्या आपके पापा की चलती है कि सिर्फ मम्मी की चलती है? बताओ थोड़ा कमेंट बॉक्स में, किसकी चलती है? कि मम्मी पापा दोनों की चलती है कि सिर्फ मम्मी की? हमें तो नहीं लगता कि पापा की चलती है अब के समय में, फिर से मात्र सत्तात्मक आने वाला है है ना? तो थोड़ा बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपके घर में किसकी चलती है। अगर दोनों लोगों की चलती है तो समझ लीजिए सत्ता की साझेदारी है, और अगर सिर्फ मम्मी की चलती है, गुस्से गुस्से में बलना उठ जाता है आपके ऊपर, वो पापा के ऊपर, तो सत्ता की साझेदारी नहीं है। ठीक है, सही कर रहे थे। बाकी आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या है। तो आगे अब बात करेंगे कि सत्ता की साझेदारी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं। तो पहला है कि समाज में टकराव को कम करना। मतलब इससे क्या होता है, अगर सत्ता की साझेदारी है तो समाज में टकराव नहीं होगा, सबको बोलने का अधिकार मिलेगा, बराबर का जब अधिकार मिलेगा हर क्षेत्र में लोगों को, तो फिर टकराव ही नहीं होगा। समाज में बराबर उठना बैठना सब कुछ, जैसे पहले देखते थे ना, पहले जो छोटा होता था या छोटी बिरादरी या जाति का, उसको बराबर का अधिकार नहीं होता था। लेकिन जो हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति को बराबर का अधिकार मिला है, तो इसीलिए समाज में टकराव कम हो गया है अब के समय में। ठीक है, लोकतंत्र की मजबूती, इससे होता क्या है, लोकतंत्र हमारा मजबूत हो जाता है। हर एक व्यक्ति को जब बोलने का मौका मिलता है, हर कोई बराबर होता है, तो इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, क्योंकि एक दूसरे से लोग जुड़ जाते हैं, लोग अपनी बात को कहते हैं, उनकी बातें सुनी जाती है, समझी जाती है, उस पर विचार किया जाता है। नहीं तो बस यही होता था पहले, भैया तुम कौन हो, क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी बात की कोई वैल्यू नहीं, भली हो कितना अच्छा बात बोल रहा हो। समझ रहे हैं ना इस बात को। आगे, समाज में सौहार्द और शांति। अब समाज में सौहार्द और शांति का मतलब क्या है कि भैया एक दूसरे से हंसी खुशी से रहना, यही सौहार्द और शांति का प्रतीक है। ऐसा ना हो कि 4 घर मुस्लिम और 10 घर हिंदू, तो दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहे, तो ये सौहार्द और शांति का प्रतीक नहीं। आपका गांव अगर अच्छे से चल रहा है, लोग समानता से बढ़िया से सामाजिक तरीके से रह रहे हैं, तो उसका अर्थ ही है सत्ता की साझेदारी। अगर बराबर का अधिकार ना होता तो आपके गांव घर में रोज मारदंगा होता, पर डे कोई ना कोई झगड़ा किया रहता। कभी उसकी बकरी चुरा ले गया कोई, कभी उसके भैंस को मार दिया, कभी उनकी फसल नुकसान कर दी, कभी उसका घर गिरा दिया, ऐसे ही कभी कोई उसको गाली दे दिया, ये सब चीज चलते रहता। तो यहां तक बातें समझ गए होंगे। अब लास्ट में हम लोग आखिरी पेज पर बात करेंगे कि आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या है आज के समय में। तो पहला है भैया कि विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका शासन के विभिन्न अंग हैं, जिसे शासन विभाजित और सुव्यवस्थित होता है। जैसे आप विधायिका पढ़े होंगे, ठीक है, आप कार्यपालिका पढ़े होंगे, आप न्यायपालिका पढ़े होंगे। विधायिका का काम क्या होता है? तो भैया विधायिका का काम होता है कानून बनाना। क्या काम होता है? कानून या नियम बनाना। ये तो बना देता है। इसमें आपके संसद आते हैं, उसके बाद में आपके विधानसभा आते हैं, ठीक है, ये सब उस पर क्या करते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं या नियम बनाते हैं, जिससे देश अच्छे तरीके से चल सके। कार्यपालिका क्या करता है? तो भैया कार्यपालिका जो है उसको पास करता है, क्योंकि ये खाली कानून बना सकते हैं, इनके हाथ में नहीं है पावर कि ये पास कर दें। जब तक जो है राष्ट्रपति या किसी राज्य के लिए है तो राज्यपाल जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है तब तक वो कानून अधिनियम पास नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, ये भैया उसको पास करते हैं। अब बात आती है न्यायपालिका की। तो कभी जब आपके गांव घर में या इनमें और इनमें कोई झगड़ा बवाल हो जाए या किसी भी दो लोगों के बीच झगड़ा बवाल हो जाता है, तो वहां काम कौन करता है? न्यायपालिका काम करता है। मतलब इनका काम होता है न्याय दिलाना, मतलब न्याय देना, एक दूसरे के बीच ये क्या करते हैं, न्याय देते हैं। तो आप बात समझ गए होंगे। ये सारी चीजें कभी आपके एग्जाम में पूछ ले तो आपको तुरंत बता देना है कि कार्यपालिका में कौन आता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति, ये सारे लोग उसमें आते हैं। ठीक है, इसमें कौन आता है,
ये भी आपको बता दिए हैं। आगे बात करते हैं, सरकार के मध्य भी कई स्तरों पर सत्ता का विभाजन हो सकता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य और स्थानीय सरकार। ये तीनों काफ़ी अच्छे से आपको हमने पढ़ा दिया है पिछले वीडियो में भी, कि केंद्र सरकार क्या होता है, राज्य सरकार क्या होता है, स्थानीय सरकार क्या होता है। केंद्र सरकार जो होता है वो हमारे पूरे भारत स्तर पर होते हैं, ठीक है। और जो आपके राज्य सरकार होते हैं, जैसे सबसे पहले कौन होता है, सबसे पहले होते हैं भैया केंद्र सरकार, ठीक है, या केंद्र स्तर। उसके नीचे आते हैं राज्य सरकार या राज्य स्तर, ठीक है। और सबसे नीचे होते हैं हमारे स्थानीय सरकार या सामुदायिक सरकार, स्थानीय सरकार। अब बात ये आती है प्यारे बच्चों कि जो केंद्र सरकार है वो इन सब पर शासन करती है, लेकिन जो राज्य सरकार है वो खाली इन पर शासन करती है। दूसरी बात ये है कि केंद्र सरकार पूरे भारत देश पर शासन करती है, लेकिन जो राज्य सरकार है वो अपने अपने राज्य में शासन करती है। इसी प्रकार स्थानीय सरकार जो है वो सिर्फ अपने ही क्षेत्र में शासन करती है, ना कि पूरे राज्य पूरे देश पर, ठीक है। तो ये इनके लिए नहीं काम करते, ना ही ये जो है इनके लिए ये जो काम करते हैं वो इनके लिए काम करते हैं, ये अपने लिए काम करते हैं, ये इनके लिए काम करते हैं, ठीक है। ये अपना कानून खुद बनाते हैं और इनका जो कानून बनता है वो इन दोनों लोगों पर लागू होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। तीसरा स्टेप समझ लेते हैं कि सत्ता का विभाजन कई सामाजिक समूहों में भी हो सकता है, जैसे भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर। उदाहरण, बेल्जियम की जो सरकार है वहां पर सामुदायिक सरकार हमने आपको पढ़ाया था, तीसरे स्तर की जो वहां सरकार थी सामुदायिक सरकार थी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरे स्तर की सामुदायिक सरकार थी, ठीक है। तो आई होप कि ये जो सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप ही के लिए खास तौर से ये वीडियो हमने तैयार किया है। 1 शॉट में पूरा वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, 1 शॉट में पूरा धुआं गर्दा मचा दिए भैया, ठीक है। तो लाइक शेयर कमेंट करें, और भी जो आपकी बातें हों वो कमेंट सेशन में आप बताएं, हम आपकी बातों को लेकर आएंगे, आपसे बातें करेंगे, और जो आपके लिए कुछ खास है या जो छूट रहा है वो सब कुछ आपके सामने लेकर आएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।